दुबई रियल एस्टेट, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता क्या है? एक सुनहरा मौका या फिर एक ऐसा बुलबुला जो कभी भी फट सकता है? चलिए आज इस पूरी हलचल के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट ताहिर मजीठिया के अनुभवों को खंगाला है, जिन्होंने अनगिनत इन्वेस्टर्स को दुबई के इस उलझे हुए प्रॉपर्टी बाजार में रास्ता दिखाया है। उनके इनसाइट्स के आधार पर हम कुछ मिथकों को तोड़ेंगे और हकीकत को सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर दुबई में ऐसा है क्या? क्यों दुनिया भर के अमीर लोग इस रेगिस्तानी शहर की तरफ ऐसे खिंचे चले आ रहे हैं? देखिए, दुबई खुद को दुनिया के अमीर लोगों के लिए एक आखिरी मकाम के तौर पर पेश करता है। एक ऐसी जगह जहां लग्जरी, मौके और एक कमाल की लाइफस्टाइल सब एक साथ मिलता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से सिर्फ 8 घंटे की फ्लाइट में दुनिया की 2/3 आबादी तक पहुंचा जा सकता है। बिजनेस में कोई सरकारी दखल नहीं, 100% विदेशी मालिकाना हक, टैक्स अरे नाम मात्र का, सिर्फ 9% कॉर्पोरेट टैक्स, और सेफ्टी और लाइफस्टाइल तो बेजोड़ है ही। यही वो पूरा पैकेज है जो दुबई को इतना आकर्षक बनाता है। तो अब आते हैं पहले मिथक पर। सबने सुनी है ना वो कहानियां कि लोग रातों रात करोड़पति बन गए, लेकिन सच ये है कि दुबई के रियल एस्टेट बाजार में उन कहानियों के पीछे सालों का जबरदस्त संघर्ष छुपा होता है। जैसा कि ताहिर मजीठिया खुद कहते हैं, पहला डील करने में तो जान निकल गई थी। ये एक बहुत ही सीधी सी बात है, लेकिन इसमें पूरी कहानी छिपी है। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि मार्केट में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बहुत लगन चाहिए। तो सच्चाई है क्या? सच्चाई ये है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। यहाँ कल्चरल इंटेलिजेंस और सटीकता यानी बारीकी से काम करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ब्रिटिश क्लाइंट है जो वक्त को लेकर बहुत पाबंद होते हैं, और कोई मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया ना, तो समझ लीजिए डील हाथ से गई। यहाँ हर छोटी छोटी बात बहुत मायने रखती है। अगला मिथक कि सारे खरीदार एक जैसे होते हैं। ऐसा सोचना दुबई के ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। यहाँ कामयाबी का राज अलग अलग कल्चर के लोगों की सोच को समझने में छिपा है। और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हर देश का निवेशक अलग है। भारतीय क्लाइंट या तो बहुत वफादार होगा या बहुत मुश्किल, बीच का कोई रास्ता नहीं है। रूस के लोगों को पानी के किनारे टॉप टियर प्रॉपर्टीज पसंद है। चीनी निवेशक अक्सर ग्रुप में खरीदते हैं ताकि बल्क डिस्काउंट मिल सके। और ब्रिटिश, वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें हर चीज ईमेल पर लिखित में चाहिए। इन बारीकियों को समझना ही असली खेल है। चलिए अब तीसरे और सबसे बड़े मिथ की बात करते हैं। जो बड़ा है वही बेहतर है, मतलब जिस प्रोजेक्ट का जितना ज्यादा शोर शराबा उतना ही अच्छा। लेकिन क्या ये सच है? अक्सर मार्केटिंग के प्रचार के पीछे भागना एक बहुत महंगी गलती हो सकती है। ऐसी हेडलाइंस तो सबने देखी होंगी, एक ही दिन में सब बिक गया। ये अचानक से एक फोमो बना देता है, यानी कुछ छूट जाने का डर, और ये डर ना कई बार गलत फैसले करवा सकता है। लेकिन इसके पीछे की असलियत जानते हैं? अक्सर ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या EOI। इसमें होता क्या है कि डेवलपर्स लॉन्च से हफ्तों या महीनों पहले ही इच्छुक खरीदारों से टोकन चेक इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और लॉन्च वाले दिन वो बस उन्हीं चेकों को यूनिट्स दे रहे होते हैं। तो बाहर से लगता है कि एक दिन में सब बिक गया, जबकि बिक्री तो बहुत पहले से चल रही थी। और इस हो हल्ले के चक्कर में निवेशक सबसे जरूरी चीज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, प्रति वर्ग फुट की कीमत। लोग कुल कीमत पर ध्यान देते हैं और ये नहीं देखते कि वो असल में एक छोटी जगह के लिए बहुत ज्यादा पर स्क्वायर फुट रेट दे रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी कार के लिए लग्जरी कार की कीमत दे देना। और इसका एक सटीक उदाहरण है ब्रांडेड रेजिडेंस। एक औसत खरीदार उसी इलाके में एक नॉन ब्रांडेड प्रॉपर्टी के मुकाबले एक ब्रांडेड प्रॉपर्टी के लिए 69%, जी हां 69% ज्यादा चुकाता है। और ये फैसला अक्सर प्रॉपर्टी की असली कीमत पर नहीं बल्कि मार्केटिंग पर आधारित होता है। तो ये सब देखकर सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आगे क्या होगा? क्या बाजार 2008 की तरह क्रैश होने वाला है? क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, 2008 का बाजार और आज का बाजार, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तब रेरा जैसी कोई नियामक एजेंसी नहीं थी, अब है। तब एस्क्रो खाते जरूरी नहीं थे, अब है। डेवलपर्स के लिए नियम बहुत सख्त हो गए हैं।
नए नियमों के मुताबिक अब डेवलपर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जमीन का पूरा पैसा देना होता है। फिर कंस्ट्रक्शन लागत का 30% एक सरकारी एस्क्रो खाते में डालना होता है और खरीदारों का पैसा तभी रिलीज होता है जब बाकी 70% लागत पूरी हो जाती है। मतलब अब डेवलपर प्रोजेक्ट शुरू करके बीच में नहीं छोड़ सकता। मुनाफा कमाने का एक ही तरीका है, बिल्डिंग पूरी करके दो। ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। तो 2008 जैसा क्रैश तो शायद ना हो, लेकिन हाँ, एक करेक्शन आ सकता है, शायद 2027-2028 तक। करेक्शन का मतलब है बाजार थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन इसका असर हर सेगमेंट पर बराबर नहीं होगा। सबसे ज्यादा खतरे में है स्टूडियोज और 1 बेडरूम अपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि इनकी ओवर सप्लाई हो सकती है। लेकिन जो 2 या 3 बेडरूम यूनिट्स हैं या विला और टाउन हाउस हैं, वो कम खतरे में हैं। इसकी वजह है एंड यूजर डिमांड। मतलब इन प्रॉपर्टीज को लोग इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए खरीदते हैं। इसलिए ये बाजार ज्यादा स्थिर रहता है। वैसे अभी की बात करें तो रिटर्न्स अब भी बहुत आकर्षक हैं। 6 से 8% का नेट रेंटल रिटर्न और 15 से 20% तक का सालाना कैपिटल गेन अभी भी मुमकिन है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये बाजार बहुत तेजी से बदल सकता है। तो आखिर में सारी बात का सार क्या है? यही कि दुबई के बाजार में कामयाब होने के लिए प्रचार के पीछे नहीं, बल्कि असल आंकड़ों के पीछे जाना होगा। तो आखिरी सवाल यही है कि इस प्रचार के बाजार में शोर के पीछे जाना है या संख्याओं के? फैसला हर किसी को खुद करना है।